देखिए, शिक्षा करके ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब पाना है आपको। शिक्षा का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको शिक्षा जो है आपके अंदर में वो टैलेंट भरती है। जो बच्चा एक रोड पे खड़ा है वो भी आपको बताता है कि नहीं, हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको क्रॉस करा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम होता है शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद में हर विषय के एक्सपर्ट टीचर से बात करते हैं और छात्रों की जो भी समस्या होती है उनसे रिलेटेड उनसे सवाल किया जाता है और छात्रों की समस्या से शिक्षा के माध्यम से उन्हें उबारा जाता है। आज इसी क्रम में हम आए हैं बायोलॉजी ज्ञान केंद्र, जिसके संस्थापक हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि छात्रों की जो भी समस्या है उनसे रिलेटेड सवाल करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप विषय पर तो आएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम देखा जाए तो वर्तमान समय में देखा जाता है कि जो छात्र और शिक्षक के प्रति जो संबंध होना चाहिए कहीं ना कहीं स्थापित नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? छात्र और टीचर के बीच में एक्चुअली 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो रिस्पेक्ट है, एक रिस्पॉन्स है और एक जो है वो रिस्पॉन्स के बाद स्टडी है। तो एक जो रिस्पेक्ट है ये दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। पढ़ाई का फर्स्ट रूल है कि आप टीचर को भी स्टूडेंट का रिस्पेक्ट करना होता है और स्टूडेंट को भी टीचर का रिस्पेक्ट करना होता है। ये पहला मतलब इस प्रोग्रेस का पहला सीढ़ी ही है, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर इस दोनों में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो वो टीचर उस स्टूडेंट को नहीं रिस्पेक्ट को मेंटेन रखे, तभी उनमें एजुकेशन लेवल का ग्रोथ या अदर मोरल ग्रोथ भी संभव है, अदरवाइज नहीं है। लगातार देखा जाता है कि छात्रों में शैक्षणिक ज्ञान तो होता ही है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो क्या इसके पीछे किसका जिम्मेवारी है? अगर देखा जाए तो छात्र का स्वयं का जिम्मेवारी है, माता पिता का जिम्मेवारी है या गुरु का? नहीं, ये कलेक्टिव वर्क है। अगर उनमें व्यवहारिक मतलब फिर रिस्पेक्ट आ गया इसमें कि रिस्पेक्ट व्यवहारिक ही है और ये आता है माता पिता से भी, क्योंकि माता पिता मदर को ही फर्स्ट गुरु बोला गया है, तो वहीं से आता है। हर एक लेवल पे उस स्टूडेंट्स के गुरुजी होते हैं, चाहे मदर से स्टार्ट होके हम लोग आए, इनके बाद भी होंगे। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक रिलेशन में होता है जो रिस्पेक्ट से चलता है। तो माता पिता भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है और बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो तीनों का कलेक्शन अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा होगा उनका। वो भी मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी सीखेंगे, अब व्यवहारिक ज्ञान होगा तो वो इसमें भी आएंगे, दोनों चीज़ होगा उनमें। शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कहने का मतलब कि जो भी अगर डिग्रीधारी है कहीं ना कहीं समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं। नहीं मतलब ये देखिए, शिक्षा करके ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब पाना है आपको। शिक्षा का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको शिक्षा जो है आपके अंदर में वो टैलेंट भरती है। जो बच्चा एक रोड पर खड़ा है वो भी आपको बताता है कि नहीं, हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको क्रॉस करा दीजिए। वो भी बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड पे खड़ा है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये भी टैलेंट। आप उसको छोड़ के चले गए, पता चलेगा आप चले गए और वो बच्चा दौड़ गया, शायद पैर में चोट लग गया उसको, तो वो आपका शिक्षा वो भी बिना बताए हुए भी आपको टच करना है कि नहीं, बच्चा वो खड़ा था, वो इधर उधर देख रहा है, नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो आप उसको करा दीजिए। एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, उसका भी हेल्प करना आपको बताता है। तो जो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें ये सेंस नहीं होता है, ये कॉमन सेंस है जो सब में होता है। हाँ, शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये होता है कि आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं है कि शिक्षा करने के बाद आपको नौकरी ही करना है या आप डेवलपमेंट ही कीजिए या बिजनेस ही कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। तो शिक्षा आपको सिखाती है कि हम नम्र बताते हैं, शिक्षा हमको विनम्र बनाती है। हम गुस्साए नहीं, हम अधिक से अधिक प्रेशर को झेल लें, अच्छे कंडीशन को हम मतलब बहुत बुरे कंडीशन से भी अपने आप को हम निकाल पाएँ, ये शिक्षा देती है। जैसे एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रेशर होता है टीचर के पास कि बच्चे का सिलेबस ख़त्म करना है, बच्चे को अच्छे से देखना है, तो ये इतना प्रेशर होता है। तो वहाँ से फिर टीचर उस चीज़ को निकाल के लाते हैं बच्चे से कि हाँ मतलब कैसे निकालना है। तो एक अच्छे टीचर का एक शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो इतने सारे प्रेशर, जैसे इन्वायरमेंट मैनेज करना होता है, बच्चे का क्लासरूम मैनेजमेंट करना होता है, बच्चे को एक साथ लेके चलना होता है, तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं टीचर्स पे। तो इसीलिए टीचर्स का तो हाई क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है।
और समाज को अगर एक अच्छा क्वालिफाइड आदमी अगर किसी समाज में होता है तो जनरली उस समाज का प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है, गलत काम करने से आदमी बचता है। शिक्षा हमको बताती है नो ड्यूटी आवर होता है, मतलब आप 24 आवर में 15 आवर भी काम करना होता है, 16 आवर 18 आवर में हो सकता है कि 2 दिन आप नहीं सोए, ऐसा भी कंडीशन आता है। तो एक प्रेशर झेलना सिखाता है हम लोग को, एक प्रेशर झेलना सिखाता है। तो वो अभी हम लोग को काम आता है कि बच्चे थोड़ा हल्ला किए तो उसका प्रेशर कैसे झेलना है, सिलेबस इतना है कम टाइम में ख़त्म करना है उसको कैसे झेलना है। तो हाँ, इस सब के लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोग को थोड़ा हेल्प हुआ है कि वो फास्ट एंड क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी और फास्ट जो है सिलेबस, वो हम लोग थोड़ा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का भी मदद लेते हैं तो उससे हम लोग आगे कर पाते हैं। तो एक शिक्षित होना किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिहार का शिक्षा का रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इतना होने के बावजूद भी शिक्षा का जो रेट है बिहार का वो सबसे कम है। उसको ऊंचा करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी है, स्टूडेंट्स की भी है, गार्जियंस की भी है। इसको हम लोग जितना जल्दी इस दाग को हटा पाएँ वो बहुत नेसेसरी है। अब हम विषय वस्तु की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे छात्रों को, जो भी दर्शक है उनको बताएं, बायोलॉजी के विषय में संक्षिप्त में हमें बताएं बायोलॉजी विषय में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो भी अगर छात्र हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इस विषय में आगे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी विषय के बारे में बताएं। तो बायोलॉजी एक्चुअली में यहाँ से 11-12 तक 10 तक तो ये साइंस के साथ आता है। उसके बाद वो 11-12 में जाके ये बायोलॉजी जो है वो एक अलग रूप ले लेता है कि एक सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो बायोलॉजी में इंटरमीडिएट के बाद जनरली लोग सोचते हैं कि मेडिकल है, तो सिर्फ मेडिकल ही नहीं है, इसमें बहुत सारे ये सिस्टम है। इसमें बीएससी आता है, इसमें वास्ट वैरायटी है। तो मैं बायोलॉजी का जो सिस्टम है इंटरमीडिएट तक जो है वो बायोलॉजी सेपरेट हो जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद जो है वो जितने बायोलॉजी में चैप्टर्स हैं ना, उस हिसाब से इसका ब्रांचिंग है। जैसे जेनेटिक्स है तो आप जेनेटिक्स में बीएससी कर सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं। मतलब ये वास्ट डायरेक्शन जो है यहाँ से फैला है। तो मेडिकल ही सिर्फ नहीं है, मेडिकल में बैचलर ही मोर देन 100 में होंगे वो। तो हाँ, इसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक टाइप का बैचलर नहीं है। तो बैचलर कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी से करना होता है। और इस बार में एक हो गया, अच्छा हो गया इस बार से कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है वो एक ही साथ होगा। और शायद अभी पूरा क्लियरिटी नहीं आया है कि कैसे कैसे है, लेकिन उनका एडमिशन जो होगा एक टेस्ट से होगा। तो अच्छा हो गया स्टूडेंट के लिए कि एक शायद एग्ज़ाम दीजिए और वो पूरा यूनिवर्सिटी में जहाँ जो रैंक के हिसाब से उनको मिल जाएगा। तो बायोलॉजी का एक लार्ज फील्ड है, फॉरेंसिक साइंस है, फार्मेसी है, बीएससी नर्सिंग है, वेटनरी है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है। ये कॉमन फील्ड्स हैं और इतने फील्ड्स हैं जो मैं आपको मतलब 5 मिनट में भी नहीं बता सकता, इतने डाइवर्स हैं बायोलॉजी में। इसीलिए हाँ, सबसे बेस्ट मेडिकल को बोला जाता है कि अगर आप मेडिकल में जाते हैं, हम लोग का जो ये रहता है कि हाँ बायोलॉजी लिया है तो आप नीट के लिए जाइए। हाँ, नीट में बायोलॉजी 50% है भी। अगर आप 50% बायोलॉजी है आपके पास तो बायोलॉजी आपका स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जो मेडिकल में जाने वाले बच्चे हैं उनको बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और इस बार भी जो मेरा स्टूडेंट सेलेक्टेड हुआ है उसका जो है 90 में 88 बायोलॉजी करेक्ट है। और वो उस लेवल तक जब आप नहीं जाएंगे तब तक आपका नहीं होगा। वो बायोलॉजी मेन रखना ही पड़ेगा। हाँ, उसके साथ एक सपोर्टिव होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो एक सब्जेक्ट है। तो बायोलॉजी के फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं होता है, ये अलग सी बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल, ए लॉट ऑफ फील्ड है। आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी स्टूडेंट को तो वो हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कोई गाइडलाइन चाहिए होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जब चूँकि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, फाइनल कैसे होगा वो ड्राफ्ट आने के बाद क्लियर होगा। तो कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो टेलीफोन से पूछ के भी पता कर सकते हैं कि क्या है कैसे है, मैं उनको हेल्प करूँगा। ये बताइए कि जो भी छात्र जो आगे चल करके जैसे कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो ये बायोलॉजी पर कब से फोकस करें, किन क्लास से जा करके वो फोकस करना स्टार्ट कर दे कि हमें आगे जाकर बेहतरीन करना है? नहीं, कंपटीशन एक एग्ज़ाम का नहीं होता, इसीलिए सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करने से उनका नहीं होने वाला है। तो कोई भी एग्ज़ाम जो उनको क्रैक करना होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये है। फोकस जो है बेसिक्स बोलते हैं हम लोग, बेसिक्स अप टू 12 बोलते हैं। बच्चे गार्जियंस भी जो एक्टिव होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बीएससी में थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट तक वो बहुत रहते हैं। तो बच्चे का पढ़ाई शुरू से ही अच्छा होता है तो वो और अच्छा है। हाँ,
जब जागो तभी सवेरा। अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि हम 10 पास करके हमको इतना नहीं हुआ तो अब हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप। हाँ, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है। जैसे अभी बिहार बोर्ड के बच्चे आते हैं तो उनका इंग्लिश थोड़ा सा पहले से हम लोग वीक कर दिए कि नहीं वीक है, मेंटल है, नहीं, हम तो उनको बताते हैं, शुरू में उनको थोड़ा वर्ड मीनिंग कराते हैं। अरे कब तक आप भागेंगे किसी चीज़ से? भागने से तो काम नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग सीखते हैं धीरे धीरे, एक एक वर्ड मीनिंग करके 100 से 100 वर्ड मीनिंग बायोलॉजी का ऐसा है जो आप सीख लीजिए, उसके बाद वही वर्ड मीनिंग रिपीट होता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप 11-12 में आके सीरियस तो होना ही पड़ेगा। 10 तक आप अगर थोड़ा सा अनसीरियस भी हैं तो भी काम नहीं चलेगा, लेकिन आपका अगर 11-12 में भी आप अगर हाईली सीरियस हो जाएंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में मेडिकल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अच्छा गाइडलाइन का ज़रूरत है। तो उनको तैयारी जब से वो आँख खुले तब से वो सीरियस वे में ही पढ़ें, क्योंकि पढ़ाया उनके लेवल का क्लास, जैसे 8 क्लास है तो जो 8 क्लास का बच्चा है उसके लिए उतना सिलेबस उसको 1 साल का होता है, ठीक है। वो फिर 12 में जाने के बाद उसको 8 ईजी लगने लगता है, तो उनके हिसाब से सिलेबस रहता है। तो वो जब से वो पढ़ रहे हैं तब से अच्छे से पढ़ें, और ऐसा भी नहीं है कि इंटरमीडिएट के बाद उनको मन होगा पढ़ने का तो नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ना टाइम पे बॉन्ड नहीं है, वो जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना अच्छे से शुरू से ही चाहिए। जो छात्र बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उन छात्रों को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? कितने समय कोचिंग संस्थान में देना चाहिए और सेल्फ स्टडी कितने देर करना चाहिए? ये टाइम का जो बॉन्ड है वो कंपटीशन को आप टाइम बॉन्ड में नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि कंपटीशन ये नहीं होता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कंपटीशन का मतलब होता है कि दूसरा कितना देर पढ़ रहा है। इसीलिए आप कितना देर पढ़ते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कंपेटिटर कितना देर पढ़ता है उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दरभंगा से भी तैयारी करते हैं तो आपको compete करना है कोटा वाला से, तो आप कोटा में देखिए कि जो टॉप लेवल के जो आकाश इंस्टीट्यूट में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं लोग, वो कितना देर पढ़ते हैं, आपको उनसे लड़ना है। तो आप टाइम बॉन्ड नहीं कर सकते अगर आप ब्रेन तेज है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको वो चीज़ सीखने में अगर 1 मिनट लगता है तो आप 1 मिनट आपके लिए काफ़ी है, मत पढ़िए उसके बाद आप, लेकिन वो चीज़ आना पड़ेगा। किसी को 2 घंटा लग सकता है, किसी को 1 घंटा लग सकता है, तो ये ब्रेन टू ब्रेन डिफरेंट होता है। किसी को आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये टॉपिक है तो सब 5 घंटा ही पढ़ेगा, नहीं। किसी बच्चे ने उसको समझ के पढ़ा है तो वो 5 मिनट में कर ले, अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है वो 10 घंटा भी लगाए तो नहीं हो। तो एक समझने का जो है, टीचर जब समझाता है बच्चे को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। ये बच्चे इस पे बहुत अच्छा से ध्यान दें कि जब टीचर समझाते रहते हैं तो आप पहले समझिए। नोट, किताब, ये सब पड़ा हुआ मार्केट में, कोई कमी नहीं है। आप अच्छे से अच्छे नोट मिल जाएंगे, आपको अच्छी से अच्छी बुक मिल जाएगी, लेकिन बुक यहाँ पे कैसे आएगी इसके लिए टीचर आते हैं, वो उनको समझा के बुक को यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद आप उसको रिवीजन करते हैं। इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप जितना टाइम देना है वो दीजिए। हाँ, बायोलॉजी की जहाँ तक बात करें तो बायोलॉजी 10 दिन के लिए ही होता है। कहने का मतलब है कि 10 दिन के बाद अगर आप बायोलॉजी रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो आपका निकल जाएगा, ब्रेन से आउट ऑफ हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप उसको जितना अच्छा से पढ़े हैं उसको फिर से रिपीट कर लीजिए, तो हो सकता है फिर 1 घंटा में आपका हो जाए, फिर 10 दिन के बाद वो फिर निकल जाए। तो रिपीटेड रिवीजन जो है किसी चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिपीटेड रिवीजन नहीं कर, जैसे एक बार पढ़ के आप छोड़ दीजिएगा तो थर्ड ब्रेन में नहीं जाएगा और आप भुला जाएंगे। और जब आप किसी चीज़ को रिपीटेड रिवीजन करते रहते हैं तो आपका जो लर्निंग टाइम है वो कम होते जाता है। अंत में ऐसा हो जाता है कि आप 5 मिनट में किसी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तक आने के लिए आपको 50 बार उसको रिवीजन करना होगा। इसीलिए टाइम बॉन्ड पढ़ाई के लिए नहीं हो सकता। वैसे छात्रों को क्या कहेंगे जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आगे मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो जितने भी लोग हैं वो किस तरह तैयारी करें, कितने देर पढ़े बायोलॉजी को सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए? नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के लिए मतलब पढ़ाई को फिर आप टाइम में बांध रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के लिए अभी जो बोर्ड हमारे बिहार बोर्ड का ये है सिस्टम, तो बिहार बोर्ड में 35% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव अगर सही मायने में अगर आप पूछिए तो ऑब्जेक्टिव बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। उसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट का क्लैरिटी चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बना है। हाँ, लेवल्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के वो अलग अलग होता है। जिससे आपको पूछा जाएगा कि गाय दूध देती है कि नहीं देती है, गाय पूछ दे दूध देती है कि नहीं देती है, तो आप मार देंगे कि हाँ गाय दूध देती है,
ठीक है, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा आप मार सकते हैं। लेकिन गाय में पूछे कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तब क्वेश्चन का हार्डनेस हो गया। वही गाय है, वही दूध है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल गया। तो बिहार का जो स्टैंडर्ड मैंने देखा है वो बहुत लो स्टैंडर्ड का है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो लो स्टैंडर्ड का है। उसके बाद ऑप्शंस है, 70 क्वेश्चन में 35 बनाने, मतलब ज़बरदस्ती अगर बच्चा अगर एक बार भी पढ़ा है तो वो बना लेगा। तो पास करने के लिए तो बायोलॉजी बहुत मुश्किल नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर सबसे बता वो होगा कि उनका क्या लेवल है। तो सिलेबस हमारा कमज़ोर है बिहार लेवल में, दूसरे बोर्ड के हिसाब से हमारा सिलेबस क्या है, कमज़ोर है। और अभी जो 24 यूनिवर्सिटी को बोल रहा है कि नहीं हम एग्ज़ाम लेंगे, वो इसके पीछे ये भी वजह है क्योंकि सीबीएसई का बच्चे जो है अलग टाइप से देते हैं, बिहार के बच्चे अलग टाइप से देते हैं। तो इसको आप टाइम से नहीं बांध सकते हैं। पास करना बिहार बोर्ड बहुत मुश्किल नहीं है। आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, बहुत ईजी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ईजी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव फिर नीट में बदल जाता है। सीबीएसई में जब सीबीएसई बोर्ड देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, तो आपके लिए उसको नॉलेज चाहिए। तो बिहार बोर्ड के बच्चे में मेनली है कि हाँ वो एक बार पूरा सिलेबस को, यहाँ पे जो मेजर हमको लगा क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, थोड़ा सा सिलेबस उनका नहीं ख़त्म होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबकी हाँ टाइम से, जैसे स्टार्ट हम लोग कोरोना के भी शिकार हुए थे तो बहुत 2 साल 3 साल से बहुत गड़बड़ था। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वो उनका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो। तो एक बार सिलेबस ख़त्म करना ज़रूरी है, बिहार बोर्ड पास करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर वैसे छात्रों को क्या कहेंगे जो आईएससी क्वालिफाई तो कर चुके हैं, आगे उनको बीएससी करना है, तो बीएससी में कहीं ना कहीं उनके मन में एक प्रश्न सा आता है, क्वेश्चन आता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके 2 पार्ट में बढ़ जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, तो बॉटनी ले या जूलॉजी ले? नहीं, ये उनके देखिए सब्जेक्ट सब इम्पोर्टेंट है, हिंदी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सब्जेक्ट में नॉलेज का इम्पोर्टेंस है कि आपके पास क्या नॉलेज है ना, उस सब्जेक्ट को बताता है आपको। अगर हम देखा है कि अगर हिंदी भी बोलने अच्छे से आती है तो उसको भी सलाम ठोकता है लोग कि इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका इंटरेस्ट और आपका जो कैरियर, किस लाइन में आप जाना चाहते हैं। दोनों सब्जेक्ट अच्छा है। बॉटनी में जनरली जो प्लांट लवर्स हैं, जो प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं वो जाते हैं, और जो एनिमल लवर्स हैं उनको जूलॉजी पसंद होता है तो वो जूलॉजी में जाते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है बॉटनी और जूलॉजी में। सब्जेक्ट के कैरियर्स दोनों के बहुत अच्छे हैं। आप में टैलेंट होना पड़ेगा, टैलेंट का वैल्यू है सब्जेक्ट से ज़्यादा। हमको यहाँ पे बोलूँगा उनको कि आप टैलेंट डेवलप कीजिए, चाहे वो आप हिंदी ऑनर्स भी करते हैं तो उसमें भी टैलेंट डेवलप कीजिए, तो आपकी क्वालिटी उससे ही आएगी। क्वालिटी टैलेंट से ही आती है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हमें ये बताएं कि जो छात्र आईएससी तो पास कर चुके हैं, आगे उनको मेडिकल लाइन में जाना है या इधर बीएससी करना है, तो दोनों में जाकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं? मेरे कहने का मतलब कि बीएससी करने के बाद आगे क्या बन सकते हैं, और उधर जब नीट क्वालिफाई कर जाए या जब आईएससी करने के बाद में मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे तो आगे जाके क्या बन सकते हैं? दोनों का आप बताएं कि जो भी छात्र दोनों तरीक़ा से पढ़ेंगे तो दोनों किन किन क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए, मैं हायर एजुकेशन तक गया हूँ, पीएचडी तक गया हूँ, तो मतलब इसमें जो जैसे इस आईएससी के बाद जो भी कोर्स होता है वो बैचलर का ही होता है। तो जैसे आपको अगर एमबीबीएस भी करना है तो वो बैचलर ऑफ मेडिसिन ही है, बैचलर ऑफ ये बैचलर का ही कोर्स है। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स लगते हैं वो उनके भी नाम में डॉक्टर्स लगता है, लेकिन वो क्वालिटी मतलब एजुकेशन वाइज वो बैचलर्स ही हैं अभी भी। और पीएचडी जो होता है वो मास्टर्स डिग्री के बाद आपको करना होता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीएचडी किया है तो रिसर्च किया है, तो वो हाईएस्ट लेवल, तो जो जनरल साइंस है वहाँ के हाईएस्ट लेवल तक आप जा सकते हैं, वो है पीएचडी। तो आप ऑनर्स कर सकते हैं, उसके बाद ऑनर्स के बाद एक डाइवर्स फील्ड है, आप बीएड कर सकते हैं, टेक्निकल में आप बीएड कर सकते हैं, या डिप्लोमा आता है वो भी कर सकते हैं। बीएड करने के बाद उसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं तो उसके लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका जेएनयू एग्ज़ाम कंडक्ट अभी तक करा रही है, आगे जाके जो हो तो वो कराती है। तो उसके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बायोटेक्नोलॉजी एमएससी कराते हैं वो जो जेएनयू के थ्रू होते हैं, उसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनका एडमिशन उसी एग्ज़ाम के थ्रू होता है, तो वो कर सकते हैं। एमएससी के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं आप गेट क्वालिफाई करने के लिए, आप नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो गेट क्वालिफाई करेंगे तो आप ये जैसे हम लोगों ने गेट भी दो होता है, एक इंजीनियरिंग में भी होता है, एक साइंस में भी होता है। तो हम लोग साइंस से क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी होता है कि उसके बाद आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, या एमटेक में ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। या उससे स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, उससे अभी 15,000 का गेट का स्कॉलरशिप है।
उसके बाद या तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जीआरएफ कर सकते हैं। वो करने से जैसे जीआरएफ का अभी 34 के आसपास फेलोशिप है पर मंथ, तो एचआरए मिलता है तो रिसर्च करने के लिए, तो वो आपको, उसके बाद एसआरएफ होता है तो वो कर सकते हैं। तो इसके बाद हायर एजुकेशन तक आपका डिग्री है, लेकिन एमएससी के बाद आप अगर क्वालिफाइड है तो आपको फेलोशिप मिलती है, तो फेलोशिप में आप अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं। नहीं तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से में ही होती है, जैसे हमारा एलएनएमयू है स्टेट का, वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसमें पीएचडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पीएचडी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो फेलोशिप चाहिए। तो आपको उसके लिए ऑल इंडिया का कंप्लीट, उसके बाद आपका जब पीएचडी डिग्री होता है तो पीएचडी के बाद कोई डिग्री नहीं होती, उसके बाद आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पीडीएफ हो सकता है, आप बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर तो आप इंटरमीडिएट के बाद भी जा सकते हैं, ऑनर्स के लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए भी टॉफल वेल का एग्जाम होता है, वो भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं। तो एक वास्ट है, मतलब 3 to 5 ईयर का, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ये मतलब ऑनर्स का और इसका पैटर्न थोड़ा सा इस साल शायद चेंज होने वाला है, लेकिन अभी तक का पैटर्न यही है। तो आप हायर एजुकेशन तक जा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ के, और जितना ऊपर जाते जाएंगे तो सब्जेक्ट का दायरा जो होता है वो छोटा होते जाता है, और डेप्थ जो नॉलेज का है वो बढ़ते जाता है। अंत में पीएचडी पे जाके एक पॉइंट हो जाता है कि उस पॉइंट का नॉलेज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आप ही को होगा और किसी को नहीं होगा, तभी आप उस चीज़, मतलब वो आप मास्टर ऑफ द हैं, तभी आप उसमें आपको पीएचडी मिला है। लेकिन जैसे हम लोग अभी 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऊपर में जाते जाते एक पिन पॉइंट हो जाता है, लेकिन डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ जाता है, यही होता है। और जो टेक्निकल में जाएंगे, जैसे एमबीबीएस किए तो उसके बाद वो एमडी कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारा स्पेशल डिप्लोमा होता है एमडी करने के बाद भी, उसके बाद मतलब हायर एजुकेशन भी है उसमें बहुत सारा, मतलब जाके आप बाहर में कर सकते हैं, तो वो एक बहुत लंबा फील्ड है। तो दोनों फील्ड बहुत अच्छे हैं, अगर आपका टेक्निकल में होता है तो आप टेक्निकल में जाइए, लेकिन मैं बच्चे को सजेस्ट करेगा कि अगर आपको ऑनर्स करना है तो आप अच्छे जगह से कीजिए। अच्छे जगह कहने का मतलब है कि क्वालिफाई करके जाइए, क्वालिफाई करके जाएंगे ना आप तो पैसा नहीं लगेगा आपको, कम पैसा में होगा, और अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको, अच्छे इन्वायरमेंट्स मिलेंगे, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा ना लास्ट में, नॉलेज जो डेवलप होगा वो अच्छा होगा, तो आप क्वालिटी अच्छा रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे इन फ्यूचर। इसीलिए जैसे आप कोई कंपटीशन दे के जाइए, कहीं भी जाइए कुछ कंपटीशन फेस करके जाइए, तो आप में क्वालिटी, और जैसे हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, तो उसमें पैसा लग जाता है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स भी नहीं होते हैं तो बच्चे ठगा जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आप मेहनत करने वाले हैं, पैसे वाले के लिए वो चीज़ है, लेकिन जो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बहुत सारे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि 11-12 के बेसिस पे ही सर सारा एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का। आप 11-12 बहुत अच्छा से पढ़ें, 11-12 पढ़ने के लिए आप अच्छे टीचरों का सिलेक्शन करें, दरभंगा में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ें और अपने को एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप एनालाइज करेंगे अपने आप को, तो आप क्वेश्चन बैंक बनाएं, आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन बनाएं, और वो हमेशा करते रहेंगे तो आपको अपना ग्रोथ पता चलते रहेगा, ठीक है। तो उससे एक एक दिन का एनालिसिस आपके लाइफ में एक एक छोटा छोटा पॉइंट करके ऊपर ले जाएगा आपको। हाँ, एक बार पकड़ लिया बस पढ़ रहा है ऐसे नहीं होगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा सर। तो जो बीएससी का लाइन है, बीएससी एमएससी पीएचडी, और वहाँ पे भी है, वो भी एमबीबीएस भी, मतलब ये है। हाँ, लेकिन वो टेक्निकल कोर्स है तो उसमें 1 साल 1.5 साल का सिलेबस ज़्यादा होता है, और ये है जैसे ये 3 ईयर्स है तो वो 4.5 ईयर्स है, इस टाइप से है। तो यही सिस्टम है बीएससी और एमएससी का सर। अंतिम में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में बताएं और कोचिंग संस्थान के इतिहास के बारे में बताएं। कोचिंग संस्थान के, आपके जो कोचिंग संस्थान का क्या इतिहास रहा है दरभंगा शहर में? मैं जो है बैचलर जो है मेरा एलएनएमयू से है, और मास्टर्स में पटना साइंस कॉलेज से हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मेरी पीएचडी जो है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुई है, वहाँ पे मैं सिलेक्ट होके गया था जीआरएफ में, और उसके बाद हमने 5 साल वहाँ से रिसर्च किया। उसके बाद मैं मतलब पासीघाट में एक एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं फैकल्टी था 2021 पे, और अभी मैं ऑनलाइन बोर्ड में वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। कभी ज़रूरत होती है तो उन लोग को टेस्ट एग्ज़ाम वो लोग मैं करवाता हूँ, कुछ क्लास हुआ तो कोरोना टाइम में। उसके बाद मैं कोचिंग से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, 16 से मैं मेडिकल वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। हर एक साल मतलब 2 मेडिकल एमबीबीएस, और कम से कम एवरेज में जो देखें वो ये 3-4 साल के एवरेज में करीब 5-7 एमबीबीएस, ए लॉट ऑफ वेटनरीज, बीडीएस, उसके बाद बीबीएससी, नर्सिंग,
अराउंड टोटल मिला दें तो 25-30 बच्चे करीब 30 to 40 अराउंड ये टेक्निकल कॉलेज में अभी इनरोल्ड हैं। और इस बार जो सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है वो सत्यम राज ने दिया है हमारे यहाँ से, जिनको बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में 88 करेक्ट करके आए हैं। टोटल जो उनका रैंक था वो 5653 है और उन्होंने फरवरी में उनका फाइनल सिलेक्शन एफएमसी में हुआ है। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट। और इस बार भी 2 स्टूडेंट मतलब चूँकि उनको एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए वो ड्रॉप किए। अगले बार भी वहाँ के 5 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लेवल कर रहे हैं, जो इस बार बीडीएस लेवल तक को मतलब ड्रॉप किए हैं, तो अगले बार उनका चांस है एमबीबीएस होने का। और यहाँ दरभंगा शहर में मैं आया हूँ अगले साल मार्च में 2021 में। उसके बाद में यहाँ पे मेरा फर्स्ट बैच निकला है अभी 12th का, तो उसमें 2 स्टूडेंट थे, दोनों मतलब इसमें बिहार बोर्ड में मैंने सिर्फ 2 स्टूडेंट को पढ़ाया है। उसमें वो दोनों जो हैं वो डिस्टिंक्शन लेके गए हैं बायो में, अच्छे जगह गए हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और अभी मतलब बायोलॉजी ज्ञान केंद्र को मैं एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये 11th के बैचेज हैं। अभी यहाँ पे अराउंड 50 स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं जो डिफरेंट में 11, 12 और इसमें हैं। तो यही मेरा अभी यहाँ का सिमुलेशन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा मतलब एजुकेशन का जो फर्स्ट अटेम्प्टर है कि पहली बार में मेडिकल का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, ये लैकिंग मुझे यहाँ पे दिखा है और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लैकिंग को मैं तोड़ दूँ, बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कर जाएं। इतनी पोटेंशियल में उनमें मतलब बायोलॉजी को लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस बार मैं अगली बार जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे उनका इस बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका सिलेक्शन हो। मैं अपने तरीके से जो होगा वो मैं समाज को एक पॉजिटिविटी देना चाह रहा हूँ। मैं मेरे से जो पॉजिटिविटी इस समाज को मिले और कोशिश कर रहा हूँ और सहयोग रहेगा तो बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे भी। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास अभी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनसे और जो बाहर भी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, चैप्टर का एनालिसिस जरूर कीजिए, नीट का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए और हर एक चैप्टर के बाद अपने आप को रिवाइव करते जाइए। सिलेबस हम लोग को पूरा कंप्लीट करना होगा, ये उनको भी बच्चे को भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हम 6 महीना तक एक ही चैप्टर पढ़ते रहे तब आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिलेबस एनसीईआरटी फिक्स करके रखा है बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी लेवल आपको होना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या चाहिए कि सिलेबस टाइम पे खत्म हो। ये सबसे बड़ा लैकिंग है हम लोगों का। ये इसको सुधारना है हम लोगों को कि हाँ सबसे बड़ा ये है लैकिंग है, ये सुधर जाए तो एक टारगेट हमारा ये भी है कि सिलेबस जो है पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो, बच्चे का अच्छे से रिविजन हो, बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि उनको सिलेबस खत्म होगा तभी तो वो पढ़ेंगे। तो रिवीजन, चैप्टर, एनसीईआरटी, क्वेश्चन में ये सब में मतलब जो मतलब इंटरेस्टेड है, मैंने अपने बच्चों को सबको खरीदवाया है, सबको करा रहा हूँ, तो इनका रिजल्ट अगले साल तक आएगा। तो मैं एक पॉजिटिविटी की तरफ मतलब बढ़ रहा हूँ कि अच्छा हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में का रिजल्ट हो, ये मेरा कोशिश है। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आए के लिए। थैंक यू।